नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछले अंक में भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे हम लोग, और भूगोल के क्रम में मानचित्र का अध्ययन कर रहे थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है भूगोल सीखने का। उसमें हमने देखा था कि भारत के पूर्वी घाट क्या हैं, पश्चिमी घाट क्या हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो मालाबार तट बनाते हैं, कोकण तट बनाते हैं, कोरोमंडल तट बनाते हैं, उत्तरी सरकार तट बनाते हैं और नदियों के हिसाब से तट बनाते हैं। यह सारी बातें हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। साथ साथ में हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया था कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का विभाजन कैसे होता है, आखिर क्या कारण है कि दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। पढ़ने के दौरान हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया था कि दक्षिण भारत पहले बना है आर्कियन चट्टानों से मिलकर बना, उसके बाद धारवाड़ चट्टानें आई, उसके बाद कुडप्पा चट्टानें आई, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें आई हैं, और इस तरह से भारत का निर्माण हुआ। हम पहुंचे थे भारत के द्वीपीय क्षेत्रों पर, यानी भारत के वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर भारत के द्वीप स्थित हैं। और इस श्रृंखला में हम लोगों ने दो क्षेत्रों का उल्लेख किया था। एक तो वे द्वीप जो अरब सागर में हैं और दूसरे वह द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप द्वीप ना होकर के द्वीपों के एक समूह हैं, जिनको हम अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप और एक साथ मिलाकर के कहें तो अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप को मरकट द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरकट द्वीप के नाम से भी अंडमान निकोबार द्वीप को जाना जाता है। तो यह सिर्फ एक ही बात नहीं है, अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। आइए इनको हम बारीकी के साथ में अध्ययन करते हैं। तो यह हिस्सा है, यह ऊपर की ओर म्यांमार को बनाता है, और यह इरावती नदी है जो म्यांमार से होकर के नीचे की ओर आती है। इरावती नदी म्यांमार से होती हुई, म्यांमार की मुख्य नदी है इरावती नदी, जो नीचे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बंगाल की खाड़ी में जब इरावती नदी गिरती है तो इसी के नीचे यहाँ पर एक द्वीप है जिसको कोको द्वीप कहा जाता है। कौन सा द्वीप कहा जाता है? कोको द्वीप कहा जाता है। और यहीं पर कोको स्ट्रेट या कोको चैनल स्थित है। इसके नीचे आपका क्षेत्र शुरू होता है अंडमान, और फिर उसके नीचे शुरू होता है निकोबार। अंडमान को 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा जो यहां से ऊपर की ओर है, इसको उत्तरी अंडमान कहा गया। जो यहां से ऊपर की ओर है उसे उत्तरी अंडमान कहा गया। उत्तरी अंडमान में ही एक ज्वालामुखी स्थित है जिसको नारकोंडम ज्वालामुखी कहा गया। यह नारकोंडम ज्वालामुखी है। कहां है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। फिर नीचे जो यह हिस्सा है, इसके और इसके बीच का हिस्सा, इसको मध्य अंडमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य अंडमान कहा जाता है। और मध्य अंडमान में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है जिसको बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहा जाता है। कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में स्थित है। अब मध्य अंडमान के नीचे यह हिस्सा दक्षिणी अंडमान कहलाता है। मध्य अंडमान के नीचे का जो यह हिस्सा है, इसको दक्षिणी अंडमान कहा जाता है। हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वह कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और फिर इसके नीचे छोटा अंडमान पड़ता है। ये छोटा अंडमान है। अब यहां ध्यान देना है कि जो दक्षिणी अंडमान है और जो छोटा अंडमान है, इनके बीच में एक जलमार्ग है। इनके बीच में एक जलमार्ग है। इस जलमार्ग को कहा जाता है डंकन पास या डंकन जलमार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डंकन जलमार्ग कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए अंडमान को। यह बहुत ही क्लिष्ट है, समझ में आसानी से नहीं आता। समझ लेना है कि म्यांमार से जो इरावती नदी आती है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
उसी के ठीक नीचे कुछ दूरी पर कोको जल संधि है, कोको जलमार्ग है, कोको चैनल है या कोको द्वीप है। और फिर उसके नीचे आपका अंडमान निकोबार शुरू होता है। अंडमान 4 भागों में है। उत्तरी अंडमान जहां पर नारकोंडम द्वीप पड़ता है, उसके नीचे मध्य अंडमान जो कि प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। मध्य अंडमान किसका बना है? प्रवाल भित्ति का बना है। और यहां पर भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। फिर मध्य अंडमान के नीचे है दक्षिणी अंडमान जहां पर उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। फिर दक्षिणी अंडमान के नीचे और लघु या छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। क्वेश्चन आता है डंकन पास कहां स्थित है? तो आपका उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा कि लघु अंडमान के ऊपर और दक्षिणी अंडमान के नीचे डंकन पास स्थित है। अब ये छोटा अंडमान हो गया। अब छोटा अंडमान के नीचे ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल का मतलब कुछ विशेष नहीं, 10 अक्षांश रेखा ऐसे बोलेंगे। जैसे 1 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 2 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 5 डिग्री, तो फिर यह कौन सी हो गई? 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा। तो ध्यान दीजिए, छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री अक्षांश रेखा पड़ती है। क्वेश्चन आता रहता है कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? तो अंडमान को निकोबार से जोड़ता है। अब आ जाइए निकोबार पर। तो निकोबार भी 3 भागों में बटा हुआ है। निकोबार को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक यह हिस्सा जिसको हम कार निकोबार कहते हैं, क्या कहेंगे इसको? हम कार निकोबार कहते हैं। उसके नीचे का दूसरा यह हिस्सा जिसको हम छोटा निकोबार कहते हैं, ये कार निकोबार है। फिर उसके नीचे छोटा निकोबार है। छोटा निकोबार में एक बहुत महत्वपूर्ण जलमार्ग है जिसको हम सोमबेरो जलमार्ग कहते हैं। कौन सा जलमार्ग कहेंगे? सोमबेरो जलमार्ग कहते हैं। यह सोमबेरो जलमार्ग है, ठीक है ना। अब इसके नीचे ग्रेट निकोबार पड़ता है। क्या पड़ेगा? ग्रेट निकोबार। तो निकोबार 3 प्रकार का, निकोबार 3 भागों में बांटा गया। ध्यान दीजिए, एक तो हो गया कार निकोबार। कार निकोबार के ऊपर क्या पड़ता है? छोटा अंडमान, यानी कि जो 10 डिग्री चैनल है वो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में पड़ता है। उसके बाद में अगर हम नीचे देखें, कार निकोबार के नीचे तो छोटा निकोबार है। छोटा निकोबार में सोमबेरो जलमार्ग पड़ता है। उसके नीचे आ जाइए तो ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। कितने डिग्री पर स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु या दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। कितने डिग्री पर स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है यह। अब इस टोटल अंडमान निकोबार को चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहां पर विभिन्न प्रजाति की लगभग 200 प्रजाति की चिड़ियां निवास करती हैं। अगर प्रश्न में पूछा गया कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो पक्षियों का स्वर्ग भरतपुर राजस्थान को कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भरतपुर राजस्थान को कहा जाता है। चिड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार को चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। अब अंडमान निकोबार का भारत के सापेक्ष में दूरी देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार भारत के किस राज्य से सबसे नजदीक पड़ता है? यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता रहता है। तो अंडमान निकोबार पश्चिम बंगाल से सबसे नजदीक पड़ता है। अंडमान निकोबार पश्चिम बंगाल से सबसे नजदीक पड़ता है। तो यह अंडमान और निकोबार के बारे में मोटी मोटी जानकारी है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती रहती है। एक बात और कि यही निकोबार के पास में 6 डिग्री चैनल है। निकोबार के पास में 6 डिग्री चैनल है। यहीं पर मैप में नहीं दिख रहा होगा, आपको लिख लेना है, ये बात पॉइंट करके लिखना है
कि 6 डिग्री चैनल निकोबार को सुमात्रा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? सुमात्रा से जोड़ता है। 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल, दोनों उसी का नाम है, वह निकोबार को सुमात्रा से जोड़ता है। अब वापस आ जाते हैं हम लोग इधर, यानी कि कहां? दूसरी तरफ भारत के द्वीप यानी कि लक्षद्वीप की तरफ, अरब सागर की तरफ आ जाते हैं। तो यह लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह। इधर हम लोगों को समझ में आ गया है। अब लक्षद्वीप समूह की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बड़ी बेसिक सी बात को हम जान लेते हैं कि जो यह लक्षद्वीप समूह है यह मिट्टी पर नहीं बना है। अब मिट्टी पर नहीं बना है तो किस पर बना है? मूंगा पर बना हुआ है, प्रवाल पर बना हुआ है। अब मूंगा और प्रवाल क्या है, यह आप यदि नहीं समझते हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख लेंगे कि मूंगा क्या होते हैं, प्रवाल क्या होते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है, कैसे वह सहजीविता दिखाते हैं, यह सारी बातें पिछले वीडियो में आप देख लेंगे। आइए देखते हैं। तो लक्षद्वीप भारत का एक ऐसा राज्य है जो मूंगा चट्टानों पर बना हुआ है। फिर यह जो लक्षद्वीप है बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है। कौन कौन से द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप? तो यह देख लेते हैं। सबसे पहले तो अमीनी द्वीप समूह पड़ता है। कौन सा द्वीप समूह है? अमीनी द्वीप समूह है। उसके बाद कन्नौर द्वीप समूह है। यह सब पूछ लिया जाता है कि यह कहाँ पड़ता है। तो अमीनी द्वीप समूह है, कन्नौर द्वीप समूह है, मिनिकॉय द्वीप समूह है, और इन सबको मिला करके तब कहा जाता है लक्षद्वीप। यानी लक्षद्वीप कोई स्पेशल जगह नहीं है, लक्षद्वीप द्वीपों का समूह है और उसमें बहुत सारे द्वीप आते हैं, जिसमें से प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? अमीनी द्वीप, कन्नौर द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। अब इसमें से इस मिनिकॉय द्वीप के नीचे कहीं यहाँ मैप में मालदीव पड़ता है। क्या पड़ेगा? मालदीव। विश्व का भूगोल जब हम पढ़ रहे होंगे वहाँ पर यह बातें हम बहुत स्पष्ट कर देंगे। अब यहाँ समझ लीजिए कि यह है कन्नौर द्वीप और यह है मिनिकॉय द्वीप। तो कन्नौर द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में इस तरह से खींची गई है 9 डिग्री चैनल। कौन सी चैनल खींची गई? 9 डिग्री चैनल। और तब हम कहते हैं कि जो 9 डिग्री चैनल है वह 9 डिग्री चैनल जो है वह मिनिकॉय को लक्षद्वीप से जोड़ती है। किसको जोड़ेगी? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछा जाए कि नहीं किसको जोड़ती है, तो लक्षद्वीप तो द्वीपों का समूह है, इसलिए 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को कन्नौर द्वीप से जोड़ती है। मिनिकॉय द्वीप को किससे जोड़ती है? कन्नौर द्वीप से जोड़ती है। और यदि हम कन्नौर द्वीप नहीं कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि फिर लक्षद्वीप को जोड़ती है, क्योंकि लक्षद्वीप में तो ये सारे आ ही जाएंगे। अब उसके नीचे देखिए कि मिनिकॉय द्वीप के नीचे क्या है? 8 डिग्री चैनल। ये क्या है? 8 डिग्री चैनल। और यहाँ पर पड़ता है मालदीव, यानी मालदीव और मिनिकॉय के बीच में ये 8 डिग्री चैनल पड़ता है। मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल पड़ता है। मिनिकॉय और कन्नौर द्वीप के बीच में या लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल पड़ता है। कन्नौर द्वीप के ऊपर स्थित है अमीनी द्वीप और इन सबको मिलाकर के कहा जाता है लक्षद्वीप। अब क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप किस भारतीय राज्य के सर्वाधिक नज़दीक है? लक्षद्वीप किस भारतीय राज्य के सर्वाधिक नज़दीक है? तो सर्वाधिक नज़दीक किसके होगा? केरल के। केरल के सर्वाधिक नज़दीक पड़ता है। लगे हाथ हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में अध्ययन करते समय हमें जो बातें ध्यान देनी है, इधर की ओर यह पूरा अरब सागर है, इधर की ओर यह पूरा अरब सागर है, इधर की ओर बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। यदि हम यहाँ पर देखें तो सबसे सुदूरतम जो दक्षिणी बिंदु है, जिसको आप कन्याकुमारी कहते हैं, इसी का एक अन्य नाम है कोमोरिन द्वीप। क्या नाम है? कोमोरिन द्वीप। कन्याकुमारी को कोमोरिन द्वीप भी कहा जाता है। इधर आ जाइए, तो यह श्रीलंका है और यहां तक ये भारत फैला हुआ है और इसके बीच में पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है?
पाक जल संधि है। पाक जल संधि, हकीकत में जो यह जल संधि बना हुआ है, इसके बीच में एक पुल बना हुआ है जिसको कहा जाता है आदम का ब्रिज। क्या कहा जाता है? आदम का ब्रिज। और हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार पुरुषोत्तम श्री राम ने, जो उनकी सेना में 2 इंजीनियर थे, नल और नील, उन्होंने इस पुल का निर्माण किया था, आदम के ब्रिज का। आदम के ब्रिज जो कि यहाँ से जुड़ा हुआ है और यहाँ तक जुड़ा हुआ है। ये कौन सा जगह है? ये है धनुषकोडी। किस जगह से प्रारंभ होता है आदम का ब्रिज या राम वाला पुल? तो तमिलनाडु के धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। धनुषकोडी से थोड़ा सा आगे आ जाओ, यहाँ पर यानी आधे में चले आओ तो पड़ता है पंबन द्वीप। क्या पड़ता है? पंबन द्वीप। अब पंबन द्वीप पे हिंदुओं का प्रसिद्ध 4 धाम में से एक धाम स्थित है, रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप पर। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? आदम ब्रिज पर। ध्यान देना है, रामेश्वरम कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप पर। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो आदम ब्रिज पर स्थित है। आदम ब्रिज कहाँ से जुड़ा है? तमिलनाडु से जुड़ा है। तमिलनाडु में कहाँ से जुड़ा है? तो तमिलनाडु के धनुषकोडी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? धनुषकोडी से जुड़ा हुआ है। और फिर वह अंतिम रूप से आकर के श्रीलंका से जुड़ जाता है। श्रीलंका में जहाँ पर जुड़ता है उस जगह का क्या नाम है? जाफना द्वीप नाम है। क्या नाम है? जाफना द्वीप नाम है। अब इस लाइन को समझ लेना है कि यह जो पाक जल संधि है, उत्तर की ओर यानी जो तमिलनाडु से सटा है, वहां पर तो इसको हम पाक जल संधि कहते हैं, लेकिन जो श्रीलंका से सटा हुआ है इसको हम मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो इधर जो यह पंबन द्वीप के आगे है आदम का ब्रिज, तो आदम के ब्रिज के उत्तरी सिरे को, आदम के ब्रिज के उत्तरी सिरे को हम क्या कहते हैं? पाक की खाड़ी कहते हैं। और आदम के ब्रिज के दक्षिणी सिरे को, यानी कि जो तमिलनाडु से सटा हुआ है, उसी को हम मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो यह मन्नार की खाड़ी है। यह बातें आपके समझ में आ गई होंगी। यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। यदि आप 2-3 बार इसको अभ्यास करेंगे, और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप पढ़ने बैठिए, एक कॉपी एक पेन आपके हाथ में होना चाहिए, और जैसे जैसे मैं बताता चलूं आप वैसे वैसे उसको समझिए। फिर एक खाली मैप लीजिए, उसे भरने की कोशिश करिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 2 से 4 दिनों में आपका मैप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यह हिस्सा हम लोग तैयार कर चुके हैं, यह हिस्सा हम लोग तैयार कर चुके हैं, यानी लक्षद्वीप भी हमारा तैयार हो गया है और श्रीलंका के साथ इसके संबंध भी हमारे तैयार हो गए हैं। अब मोटे मोटे तौर पर हम दक्षिण भारत को ओवरऑल करके देख लेते हैं। तो यह बातें हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए ओवरऑल हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अध्ययन करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में कैसे क्या है। तो यह गुजरात का भुज क्षेत्र है, और गुजरात के भुज क्षेत्र से यानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और यदि कोई व्यक्ति गुजरात वाया महाराष्ट्र वाया गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक आता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति गुजरात से नीचे तमिलनाडु से होते हुए पश्चिम बंगाल तक आए, तो कुल मिलाकर के उसको 6100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब इसे हम भूगोल की भाषा में कह सकते हैं कि भारत का जो मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई या तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। यह बात ध्यान रखना है कि गुजरात से लेकर के केरल और तमिलनाडु होते हुए पश्चिम बंगाल तक आने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 6100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। फिर तो इस हिसाब से हमने इसको ले लिया कि यह 6100 किलोमीटर है। अब इसके बाद में ये तो मुख्य भूमि हो गई, इसके बाद में आ जाइए द्वीपों की लंबाई। तो इधर ये आपका लक्षद्वीप है और इधर यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप है। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप यह दोनों मिलाकर के लगभग 1400 किलोमीटर आसपास में है। तो लगभग अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो यह हमारा
7500 किलोमीटर के आसपास में हो जाता है। परंतु यदि हम इनके बढ़े हुए लंबाई को ध्यान में दें, जब समुद्र का जलस्तर कम हो जाता है तो नए द्वीप निकल आते हैं, और जब जलस्तर बढ़ जाता है तो कुछ द्वीप डूब जाते हैं। ऐसे में यदि नए निकले हुए द्वीपों को भी जोड़ लें तो हम यह पाते हैं कि लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर की है। अब एक बार ओवरऑल ध्यान दीजिए कि भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है, प्रायद्वीपीय भारत के तटीय रेखा की जो लंबाई है, गुजरात से होते हुए तमिलनाडु की तरफ से बंगाल की ओर, ये मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों की बात करें, जिसमें कौन से द्वीप? अंडमान और लक्षद्वीप समूह, यह लगभग 1400 किलोमीटर है। दोनों को जोड़ दें 7500 किलोमीटर हो जाएगा। और जब जलस्तर कम होता है तो नए द्वीप निकल आते हैं, उनको जोड़ने के बाद में 7516.6 किलोमीटर इस रेखा की लंबाई हो जाती है। तो दो प्रकार के प्रश्न ध्यान रखना है कि भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि यही है, तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। इतनी बातें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की तरफ हम लोग देख लेते हैं, जहाँ पर कुछ जरूरी है। पश्चिम बंगाल में कुछ क्या जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर, यह हुगली नदी है, इस तरह से ये हुगली नदी आती है। तो हुगली नदी के मुहाने पर कुछ द्वीप स्थित हैं। कौन कौन से द्वीप? हिंदुओं का प्रसिद्ध द्वीप है गंगा सागर, एक तीर्थ है, सब पढ़ते हैं, आपके बुजुर्ग जाते होंगे। गंगा सागर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हुगली नदी के द्वीप के किनारे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। उसी के बगल में यह पॉइंट है डलहौजी पॉइंट। क्या कहलाता है? डलहौजी पॉइंट। और उसी के बगल में है न्यू मूर द्वीप। तो तीन चीजें कौन कौन सी? गंगा सागर, डलहौजी पॉइंट और न्यू मूर द्वीप, तीनों बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, पश्चिम बंगाल से सटे हैं और हुगली नदी के विभिन्न जलधाराओं के द्वारा इनका निर्माण होता है। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यह क्षेत्र है चांदीपुर, उड़ीसा में चांदीपुर। अब चांदीपुर का नाम हम जानते हैं कि इसलिए प्रसिद्ध है, तो मिसाइल का प्रक्षेपण करने के लिए चांदीपुर प्रसिद्ध है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी हम लोग जानते हैं, वहां से भी प्रक्षेपण होता है। लेकिन मैपिंग में अभी हम जहां देख रहे हैं कि जो चांदीपुर है, यहां से मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है। तो यह सारे एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसी के थोड़ा सा हम नीचे निकलते हैं, बहुत गौर करिएगा। यह है आपकी चिल्का झील। यह आपकी चिल्का झील है, खारे पानी की झील है। चिल्का झील है, खारे पानी की झील है, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो पहली कौन सी है? पहली बड़ी स्पष्ट सी बात है कि पहली राजस्थान की सांभर झील है। राजस्थान की सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और दूसरा कौन सी है? चिल्का झील है। अब चिल्का झील को यदि हम गौर से देखें तो समुद्र का जल कुछ अंदर की ओर चला जाता है और अंदर जाने के बाद समुद्र का जल बाहर की ओर निकल आता है। इस तरह से यह एक प्रकार की गोखुर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? गोखुर का निर्माण करता है। तो चिल्का झील को हम गोखुर झील की भी श्रेणी में रख सकते हैं। चिल्का झील को हम गोखुर झील की श्रेणी में भी रख सकते हैं। अब किस लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील? किस लिए प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील एक तो इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि यहां पर मगरमच्छ पालन किया जाता है। क्या पालन किया जाता है? मगरमच्छ पालन किया जाता है। और इसी उड़ीसा में भीतरकनिका है वन्यजीव अभयारण्य, वह मगरमच्छ प्रजनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। याद रखना, पूछा जाता रहता है कि उड़ीसा के भीतरकनिका में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित है, वहां पर
मगरमच्छ पालन किया जाता है। इसी उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। ये हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में ही स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। यह बातें भी हमें ध्यान में रखना है। इसी उड़ीसा में एक नदी है बैतरणी नदी, वह भी वहीं पर प्रवाहित होती है। कि बैतरणी नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो वह भी उड़ीसा में प्रवाहित होती है। उड़ीसा का एक जगह है क्योंझर, किस लिए प्रसिद्ध है? लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा का ही एक जगह है क्योंझर, किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यह बातें भी हम लोगों को यहाँ मैप से जानकारी मिल जाती है। अब हम लोग उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से दक्षिण भारत हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने इसकी लंबाई, चौड़ाई, विस्तार, द्वीपों की स्थिति, खाड़ियों की स्थिति, जलसंधियों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट कर लिया है, या विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम साथ साथ में उत्तर भारत के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें संपूर्ण उत्तर भारत को शामिल करेंगे, उसके मैदानी क्षेत्रों को शामिल करेंगे। बुग्याल क्या होता है, पयाल क्या होता है, सोनमर्ग क्या होता है, गुलमर्ग क्या होता है, दून क्या है, द्वार क्या है, बहुत सारी चीज़ें, जितने भी डाउट हैं भारतीय मैप से संबंधित सारे हम लोग अगली क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर पसंद आता है तो आप ऐसा बिल्कुल करिए। जय हिंद।